हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग कुछ नए थ्योरी की ओर चलते हैं, डिस्कस करते हैं, जिससे कि 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाए। चलिए, पहला आज का थ्योरी होगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जरा इसको काम करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। चलिए, एक काम किया जाए, इसको जानने के लिए आपको भाज्य संख्या जानना होगा। भाज्य अभाज्य संख्या ध्यान दीजिए। भाज्य 4, 6, 8, 10 इत्यादि, 2, 3, 5, 7 इत्यादि। एक काम कीजिए, आप क्या जानते हैं, 4 को हम अगर फैक्टराइज करें, अर्थात गुणनखंडित करें अभाज्य संख्याओं से, तो ये 2 से कट जाएगा, अर्थात 4 बराबर 2 गुणा लिख सकते हैं। वैसे ही 6 को कर सकते हैं, 6 बराबर 2 गुणा 3, अथवा 6 को आप 3 से विभाजित कर सकते हैं, 6 बराबर 3 गुणा 2। ओके, 8, 4, 2, यानी कि 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको आप पावर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आप 10 को करते हैं 2, 5, या अदर कंडीशन में आप 10 को 5, 2, अगर कहीं आप 12 लेते हैं, अनेकों एग्जाम्पल से आपके लिए, तो एक मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 3, और एक मिलता है 3 गुणा 2 गुणा 2। ध्यान दीजिए, ये सभी जगह, चाहे यहां वैल्यू हो तो भी 8 है, ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू, मतलब नो चेंज। 2, 3 लिखिए, 3, 2 लिखिए, कोई चेंज नहीं। आप 2, 2, 3 गुणा कीजिए, 3, 2, 2 गुणा कीजिए। अदरवाइज आपके मन में है कि नहीं, हम एक बार 2 से करेंगे, एक बार 3 से करेंगे, हम ऐसे लिखें। कैसा भी आप रिपोर्ट कीजिए। आप क्या देख रहे हैं कि जितनी भी ये भाज्य संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है बाबू, ये सब के सब भाज्य संख्याएं हैं। देखिए, जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, आप उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यही कहता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसी को लिखा जाएगा, यानी कि हम दी हुई भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए, अगर आप 5, 2 या 2, 5 कोई भी लिखिए, कोई अंतर होने वाला नहीं, अर्थात उनके क्रम के बिना अद्वितीय है, क्रम से हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। चलिए, तो प्रमेय को लिख लिया जाए। अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो चलिए, मैं प्रमेय को लिखता हूं। भाज्य संख्याओं, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निरूपित या गुणनखंड किया जा सकता है। जो गुणनखंडों
कि आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ठीक ना बाबू, यही आपका प्रमेय है, यही कहता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। अर्थात मैं एग्जाम्पल का बात करूं, 12 को ही ले लिया जाए, 2 से 6, 2 से 3, अर्थात हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा। अब यदि एक से अधिक संख्याएं होंगी तो हम उनका पावर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप लोग लिख सकते हैं। अब एक नया टॉपिक होगा हमारे लिए, गुणनखंड वृक्ष। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ बाबू गुणनखंड वृक्ष, जरा उसे भी हम लोग देखेंगे। ये तो क्लियर हो गया ना, बस इसी को एडजस्ट करिए, एक गुणनखंड वृक्ष बन गया। इसको आप लोग लिख लेंगे, तो मैं इरेज कर दूं गुणनखंड वृक्ष। अगला पॉइंट, अब क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन है कि आपको केवल उन्हें गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, गुणनखंड वृक्ष। देखिए वृक्ष में आप क्या देखते हैं, हमेशा फल वगैरह जड़ वगैरह नीचे की ओर लटका होता है, तो गुणनखंड वृक्ष भी वहीं ले जाएगा। तो चलिए कुछ काम किया जाए। अब मान लीजिए कि आपने 40 को गुणनखंडित करना चाहा, कितना को 40 गुणनखंडित कीजिए, 20, 10, 5, क्लियर, इतना ही हो। अब यदि हम एक कुछ ऐसे रूप में तैयार कर दें जैसे इसमें हम हमेशा भाज्य संख्या लिखेंगे, इसमें अभाज्य संख्या होगा। और ये अभाज्य भाज्य दोनों होगा, अभाज्य या भाज्य, परंतु इसे हम क्या बोलेंगे, भाज्य, भाजक और बाबू ये हमेशा इस प्रकार का जो रूप बनता है ना, यही होता है गुणनखंड वृक्ष। चलिए बनाते हैं। हमें संख्या देना है 40, हमारे पास भाज्य संख्या कितना है 40। हम ऐसी संख्या से इसको विभाजित करेंगे, तो देखिए आप अगर 2 से विभाजित करते हैं, यहां स्पेस नहीं है, देखिए अगर यहां आपने 40 दिया, यहां से 2 क्षेत्र काट लिए, 40 को आपने किससे विभाजित किया 2 से, कितने बार में गया बाबू 20। आप इस 20 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, कै बार में 10 बार। फिर बाबू 10 गया 2 से, अंतिम 5। यही है आपका गुणनखंड वृक्ष, यानी कि जड़ से ये मूल रोम से साइड से आप लोग देखते हैं ना, ये मान लीजिए कि ये आपका वृक्ष है, ये वृक्ष के ऊपर ताना है बने हुए हैं, इसका एक मूल रोम होता है वृक्ष का, बस यही रोम जाता है। ठीक है, तो आप लोग बना लेंगे, कहीं भी गुणनखंड वृक्ष आएगा तो बन जाएगा आप लोगों से, क्लियर। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर पढ़ाई करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का होगा एक प्रमेय के बारे में, हम लोग जरा चर्चा करेंगे, वो क्या है उसको भी समझते हैं। देखिए जरा हम लोग काम करें। एक काम कीजिए, यहां आप 64 को ध्यान दीजिएगा, 64 को क्या आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, एक बार में 2 शेष और कितना 6 बार।
एक बात हमको बताइएगा, ये 64 किसका स्क्वायर है बाबू? 8 का। तो क्या अब हम 8 को 4 से विभाजित कर सकते हैं? तो क्या आप क्या देख रहे हैं? मान लीजिए इस 8 को आपने A मान लिया, इस 4 को आपने B मान लिया, तो क्या देख रहे हैं कि यदि P, अगर पढ़ रहा है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह A को भी विभाजित करेगा। यही तो पढ़ में सिंपल सा क्या देखा, यदि P A स्क्वायर, ये बाबू क्या हो गया है, ये A स्क्वायर है, को विभाजित करता है तो यह A को भी विभाजित करेगा। कंसेप्ट क्लियर? यही आपका एक अगला परिमेय है। आप लोगों का पढ़ाई कुछ इस प्रकार से होगा, हमेशा जो क्लास में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, पहले एग्जाम्पल फिर परिभाषा या परिमेय। पहले एग्जाम्पल, आखिर ये आया कहां से है? ये कहीं आकाश से नहीं आया है, यहीं से आया है। अब इसे हम लोग सिद्ध भी करेंगे। इसका ये एग्जाम्पल हो गया बाबू, ये लिख करके आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। अब हम इसे सिद्ध करते हैं। चलिए इसे सिद्ध कर लिया जाए। आइए तो जरा सिद्ध किया जाए। प्रमाण, प्रमाण में हमें क्या क्या मिलने वाला है? देखिए तो, माना कि A कोई धनात्मक भाज्य संख्या है तथा P एक अभाज्य संख्या है ना? धनात्मक भाज्य संख्या है, इसलिए आप A को P1, P2, P3, P4, Pn के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या है बाबू? जहां P1, P2, P3, P4, Pn A के अभाज्य गुणनखंड है। संभव है ना? कैसे? नहीं समझ रहा होगा। मान लीजिए 12 था तो 2 6 2 3 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि ये P1 P2 P3 अगर हम ले लें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही बाबू हमने P1 P2 P3 लिया। क्लियर? कोई भी संख्या है, हमें वर्ग में जाना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए। A स्क्वायर P1 P2 P3 P4 Pn स्क्वायर करिए तो आपको क्या मिलेगा? P1 P2 P3 P4 Pn गुणा में स्क्वायर है तो सेम अंक से 2 बार गुणा होगा। P1 P2 P3 P4 Pn। क्लियर? अब यदि आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बाबू? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर P4 Pn। अब एक बात कीजिए, माना कि जो P है A का गुणनखंड है, माना कि P A को विभाजित करता है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात P P1 P2 P3 P4 Pn में एक अवयव है, इसी में से कोई एक अवयव है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
इसी का वर्ग है ए स्क्वायर, है ना। सेम अवयव इसमें भी है। अतः P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर, P4 स्क्वायर, Pn स्क्वायर में भी उपस्थित होगा। क्लियर ना। इसलिए Pa स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्लियर। यदि ए को करेगा तो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। ये आपका प्रमाण हो गया। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, HCF LCM, लॉस ऑफ मसल। चलिए निकालते हैं, उसको भी सीखते हैं कैसे निकालें। अभी हम लोग एक विधि से जानते हैं, भाग विधि से पहले से पता है। अब हम लोग जरा गुणनखंड विधि से काम करेंगे। आइए सीखते हैं HCF और LCM हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। अगला पॉइंट होगा हम लोग का HCF मॉशर, अर्थात ये आप क्या निकालेंगे। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसका नाम कैसे काम छिपा हुआ है। हाईएस्ट, अधिक से अधिक, कॉमन जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसी को लिखा जाता है। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड के उच्चतम मान को ही हम लोग HCF कहते हैं। ऐसा समझ नहीं आया होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 6 है। हम अगर 6 तथा अगर बात करें हम 16, 24, देखिए इसमें बात करते हैं। बाबू 16 कौन कौन सा डिवाइड हो, 1 से कट जाए, 2 से, 3 से, 4 से हुई, 5 से, 6, 7, 8 से, है ना, फिर 16 से। वही बाबू 24 कौन कौन सा कैसे कटे, अगर गुणनखंड से काम करेंगे तो कौन कौन सा कट सकते हैं बाबू। 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तब हमको ये बताइए दोनों में सबसे बड़ा अंक जो कि उभयनिष्ठ हो कौन सा है। कौन सा है बाबू, देखिए तो 8 है, 8 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 3 है, 4 है और 8 है। सबसे बड़ा क्या है, 8 है। अर्थात यही 8 एक ऐसा अंक है जिससे 16 भी विभाजित होगा और जिससे 24 भी होगा। भागी 8 गुनी का 16 और 8 से 24, 8 3 का 24 पूर्णतः विभाजित हो गया। यानी कि हमारा HCF बाबू कितना हो गया, ये तो हुआ उसके गुणनखंड से हुआ। अब हम इसके गुणनखंड को निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड काम करते हैं। अब ये काम करिए, 16 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिए। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, अर्थात 16 का हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। वही मैं आपका बात करूं आपसे 24 के बारे में, 12, 6, 3। देखिए 24 लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब एक काम कीजिए, जरा ये जब 8 आया है इसको गुणनखंडित कीजिए तो 4, 2, अर्थात 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। ये आता है उभयनिष्ठ का हुआ 3 गो 2, यहां से भी वही होगा। जरा यहां से मिला देखिए 1 गो 2, 1 गो 2, 1 गो 2, कब मिला बाबू, 3 3 को मिल गया। सेम प्रोसेस, सेम चीज आ गया। यानी कि
अब हम HCF बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 के पावर 3 यानी कि आप क्या देख रहे हैं इसमें 2 के पावर कितना है 4, 2 के पावर 3 गुणा 3। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप HCF निकालेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उसके न्यूनतम पावर न्यूनतम घात के गुणनफल को HCF कहा जाता है। क्लियर ना, लिखिए दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड वरिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम घात के गुणनफल को HCF कहा जाता है। ठीक ना बाबू, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत कुछ सीख गए। HCF कब कहा जाएगा, इसका दो एग्जाम्पल 16 तथा 24 के लिए ये आपका HCF का, और ये दूसरा विधि है, दूसरी विधि जो कि बहुत रेयर, आप ज्यादा आजकल इसको यूज नहीं किया जाना, सब लोग इसी का यूज करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं क्योंकि ये भी आसान है, इससे आसान है। बस आपको ये जानना है कौन कौन संख्याओं से कट सकता है, दोनों का आंसर वही आता है। ठीक ना, तो मैं इरेज करूं इसको। HCF क्लियर हो गया। आप लोग जो संख्याएं दी रहेंगी उनका आप गुणनखंड निकालिएगा और जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा ना उसके न्यूनतम मान को ही, जो कम से कम, जैसे इसमें 4 गो था इसमें 3 गो था तो 3 गो वाला का ही गुणा निकाल दीजिए, वही आपका HCF होगा। क्लियर। अब चलिए आते हैं LCM की ओर। जरा LCM का भी हम लोग समझ ले अच्छे ढंग से, फिर एक खास टाइप का एक नोट होगा इसे समझ लेंगे। LCM लशा, अब आप इंग्लिश में कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, सॉरी। देखिए बाबू, इंग्लिश में इसका नाम से काम छिपा हुआ है। मल्टीपल माने क्या होला बाबू, गुणज होला। अब देखो जाते तो 16 24 एग्जांपल क्या है, 16 तथा 24 के लिए देखिए तो कितना है। अब जरा 16 का गुणज बताइए तो 16 16 दूनी 32 48 80 बोलना, देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए 24 का ज्यादा बड़ा हो रहा है, छोटे किए जाए आप लोगों को दिक्कत होगा। आइए हम 6 तथा 8 का बात करें। 6 का गुणज बाबू, 6 का गुणज 6 12 18 24 30 बढ़ जाए। 8 के बाबू 8 16 24 32। देखिए जब भी हमें LCM चाहिए अर्थात लसा चाहिए तो क्या करना होगा, जो दी गई संख्याएं हैं आप उनका गुणज निकाल दीजिए
और जो इनमें सबसे न्यूनतम गुणज होगा, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम न्यूनतम, एलसीएम अधिकतम, वो होता है गुणनखंड, ये होता है गुणज। तो 6 और 8 का सबसे न्यूनतम गुणज क्या है बाबू? 24 24। आगे बढ़िएगा, और है ये भी कॉमन हो गया, देखिए यहां भी कॉमन है, बट हमें हमेशा क्वेश्चन में मतलब एलसीएम का मतलब ही होता है लोएस्ट, छोटा वाला, अर्थात बाबू हम यहां हमारे पास एलसीएम कितना हो गया? 24। क्लियर ना? अब देखिए दूसरी विधि, अब मान लीजिए 24 को आप गुणनखंड कर दीजिए तो देखिए कितना आता है, तो 12 6 3, अर्थात अगर गुणनखंड विधि में देखते हैं हमारे पास कितने अवयव आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 के पावर 3 गुणा 3। क्लियर नो? अब जरा 6 का आप गुणनखंड निकालिए, 2 से 3, बस 8 का निकालिए, 2 4 2, अर्थात 6 2 गुणा 3 और 8 बाबू 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 गुणा, अगर एलसीएम निकालना है हमें कितना चाहिए पावर? हमें कितना एलसीएम वैल्यू ऑफ हमारा 24 है, यानी कि 2 के पावर 3 गुणा 3, आप देख रहे हैं 2 के पावर 3, यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, बट हमारा जो एलसीएम में वैल्यू आया है वो 2 का पावर 3 है, अर्थात हम अधिकतम मान लेंगे, तो 2 के पावर 3 गुणा, इसमें है 3 इसमें नहीं है, अर्थात इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 0, इसमें नहीं है अर्थात 0, इसमें पावर 1, तो हम इसमें भी पावर 1 लेंगे, यानी कि 24। तो इस प्रकार से बाबू आपका ये जो एलसीएम हुआ, दी गई संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों के अधिकतम घात के गुणनफल को एलसीएम, एलसीएम अर्थात लसा कहा जाता है। क्लियर? और ये आपका एग्जाम्पल 2 विधि से, आप लोग ज्यादातर यही पढ़ाया जाएगा बहुत से कोचिंग्स में, ये कम मिलेगा आप लोग को। मैं यहाँ आप लोग को दोनों तरीका दे दिया, दोनों ही तरीका से आप निकाल सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा हमेशा। आइए कुछ एक नया थ्योरी भी यहाँ निकाल दें, एक काम करिए तो एक नोट निकाला जाएगा, देखिए, चलिए इसको इरेज किया जाए, इसके बाद निकाला जाए, ये तो आप लोग लिख लेंगे। क्लियर हो गया है? बढ़िया समझ में आया? अब चलिए कुछ नया डाइवर्सन फिर करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा। जरा एग्जाम्पल लीजिए तो 6 तथा 8 के लिए, तो देखिए तो अगर मैं इसका फैक्टराइज कर लूं, 4 2 2 गुणा 3 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, आप क्या देख रहे हैं? पावर 1 पावर 3, अर्थात अगर हम एचसीएफ का बात करेंगे न्यूनतम पावर 2, और बाबू अभी मैंने एलसीएम पढ़ाया अधिकतम पावर अर्थात 24। एक काम कीजिए, आप 2 और 24 में जरा गुणा कीजिए, तो 2 गुणा 24 कितना आ गया? 48, और जरा 6 और 8 गुणा कीजिए तो ये भी आ गया 48। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल गया बाबू? एलसीएम
HCF गुणा LCM बराबर 6 गुणा 8, अर्थात संख्याओं का लसा और मसा का जो गुणनफल होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर ना? तो चलिए एक नोट लिख लिया जाए। दो संख्या A तथा B के लिए HCF ऑफ AB गुणा LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A गुणा, अब इससे आसान हो गया। मान लीजिए अगर आपको कहीं HCF निकालना है तो A गुणा B बटा में LCM निकालना है A गुणा B बटा में HCF, A निकालना है HCF गुणा LCM बटा में B, और यदि आपको B निकालना है HCF गुणा LCM बटा में, इतना सूत्र आपके पास निकल के, बस इतना ही थ्योरी आप लोग के लिए लास्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? क्लियर समझ में आया बढ़िया से? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग मिल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 से।